मार्केट आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में है, जहां पर ग्लोबल न्यूज़ कभी ऑप्टिमिज्म लेकर आता है, वहीं वॉलेटिलिटी डरा देता है। इन सब के दौरान इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसमें शॉर्ट टर्म नॉइस को कट करना और लॉन्ग टर्म पर फोकस बनाकर रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बजट 2026 को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमें बताता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितना स्टेबल है और आगे आने वाले समय में किस चीज़ पर फोकस कर रही है। ये कोई मार्केट ट्रिगर नहीं है, बल्कि ये एक डायरेक्शन आपको देता है और एक चेक पॉइंट बोल सकते हैं कि ये एक चेक पॉइंट है जो आपको इकोनॉमी की डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स इस बजट को कैसे देख सकते हैं, उसके बेसिस पर कहाँ पर बेट ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर मिहिर वोरा से। ही इज अ CIO एट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डीकोड बजट 2026 with him. So, welcome to Nirmal Bang podcast, Mihir. I just wanted to understand budget 2026 अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक लाइन में समराइज करना है तो आप कैसे करेंगे? अ, मैं कहूँगा कि बजट क्रेडिबल है, एक कंटिन्यूटी का बजट है और मैं कहूँगा कि फोकस जो है वो एग्जीक्यूशन पे है। ऐसी कोई बड़ी बिग पिक्चर या बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई ओवर एम्बिशियस बातें नहीं है इसमें। ये मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना है, डिफेंस की ओर जाना है, कैपेक्स करना है, वो सारी पॉलिसीज़ की जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखी है। मैं ये भी कहूँगा कि ये बजट की जो बैकड्रॉप थी उसमें ऐसा है कि जो बड़ी-बड़ी चीज़ें थी वो तो मैं कहूँगा हो चुकी थी, राइट? क्योंकि फॉर एग्जांपल पिछले बजट में इनकम टैक्स के कट दिए थे, बहुत बड़ा रिलीफ हुआ था मिडिल क्लास को। फिर सितंबर अक्टूबर में हमें GST कट्स मिले, तो वो एक बड़ा स्टेप था जो ऑलरेडी हो चुका था। एंड उसके बाद टोबैको पे बड़े टैक्स डाले। तो मेरे ख्याल से जो बिग आइटम्स थी वो तो एनीवे जो जब ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर चुके थे। तो जो ये बजट है उसको वही मोमेंटम को मेंटेन करके अंडर वेरी आई वुड से ट्राइंग जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ये बजट ने उसको कंटिन्यू किया है। ओके, सो ऐसा कुछ भी इस बजट में आपको दिख रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो एंड वहाँ पर उस सेक्टर में या थीम में आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, और सेक्टर ओवरऑल कहीं पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो दिख रहे हो आपको? सर्टनली तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है कि एक डर था कि जिस तरह से GST कट्स दिए गए थे, जिस तरह से लास्ट ईयर जो स्टेट इलेक्शंस में लास्ट 2 साल से लग रहा था कि एक गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉपुलिज्म की ओर जा रही है। तो वो एक डर था कि शायद कैपेक्स पे फोकस कम हो जाए और पॉपुलिज्म एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पॉपुलिस्ट स्कीम में वो शायद बढ़ जाए। तो ये एक मेरे ख्याल से एक फियर था बैक ऑफ द माइंड में, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स पे खूब अच्छी तरह से फोकस किया है। ऑलमोस्ट 12% हाइक किया है ओवरऑल बजट में। और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है फॉर एग्जांपल डिफेंस, पावर, ऐसे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है और भी ज़्यादा करी है। तो मेरे ख्याल से ये एक इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने वाली बजट है। मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर की भी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल जो थोड़ी फीकी है वो भी रिवाइव होने के अच्छे चांसेस हैं। सेक्टर वाइज मेरे को तो फिनेंस मिनिस्टर ने स्पीच में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं सेक्टर्स में। मैं कहूँगा कि जो उन्होंने छोटी और बड़ी जो फोकस एरियाज बताए हैं वो है बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, Right. मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, टेक्सटाइल्स और केमिकल्स, ये सारे सेगमेंट में छोटी और बड़ी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी हैं। मैन्युफैक्चरिंग के इंटीग्रेटेड पार्क्स की बात करी है टेक्सटाइल्स और केमिकल्स के लिए। तो काफ़ी सारी बड़ी और छोटी चीज़ें अलग अलग बट वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट्स जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कोप ज़्यादा है, जहाँ पे हमें जो फॉर एग्जांपल हमने इतनी सारी ट्रेड डील्स करी हैं, वो ट्रेड डील्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से बिल्कुल माइन्यूट तरीके से फोकस किया है। बड़ा मैं कहूँगा तो जो सेमीकंडक्टर का जो अनाउंसमेंट आया है 40,000 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ी आइटम है।
जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें ये जो बैटरी स्टोरेज है उसमें भी काफ़ी encouragement करी है, कार्बन कैप्चर में काफ़ी आउटले दिया है। सबसे बड़ा तो डेटा सेंटर का जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का जो टैक्स ब्रेक दिया है फॉर कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग डेटा सेंटर एंड अदर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बट टू ग्लोबल क्लाइंट्स। उसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जॉब क्रिएशन हो सकती है, कैपेक्स होएगा। तो सारी जो एनर्जी कैपिटल कैपेक्स और जो मैं कहूँगा आईटी सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उनको एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। मुझे याद नहीं कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का टैक्स कंसेशन कब दिया है लास्ट गवर्नमेंट ने, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है मैं कहूँगा। बट ये तो बड़ी आइटम है, बट छोटी छोटी भी काफ़ी फाइन प्रिंट में जो है मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी सारी आइटम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने इतने सारे सेक्टर्स एंड बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है, बट कोई एक ऐसा थीम या सेक्टर आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा फोकस में ना हो बट स्लोली एंड स्टडी अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? सर्टनली 2-3 सेक्टर है, फॉर एग्जांपल सीमेंट और रियल एस्टेट। ओके। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से जो रूरल हाउसिंग था उसका इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा था। ये बजट में आउटले बढ़ाया है तो शायद इसमें सीमेंट को फ़ायदा हो सके। दूसरा हमने देखा है कि डिफेंस पे भी काफ़ी फोकस किया है। तो डिफेंस स्टॉक अगर देखें तो 1.5 साल पहले पीक आउट हो गए थे और उसके बाद हमने देखा है कि इतनी मोमेंटम नहीं थी। मेरे ख्याल से ये एक फ्रेश मोमेंटम आ सकती है। सिमिलरली एनर्जी की जो कैपिटल गुड्स वाले और एनर्जी के जो स्टॉक्स है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में, वो भी 1-1.5 साल पहले पीक होके फिर थोड़ा मोमेंटम कम हुआ था, उसमें मेरे ख्याल से एक मोमेंटम वापस आ सकता है। और सबसे बड़ा शायद बजट से लिंक डायरेक्टली नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो हमने यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन करी है, उसकी वजह से एक तो बजट में टेक्सटाइल्स के लिए फ़ायदा तो है ही, पार्क वगैरह बनाने का, लेकिन ऑन इट्स ओन मुझे लगता है कि जैसे ही ये डील एग्जीक्यूट होगी तो इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत बड़ी हो सकती है और ये काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ पाथ पे जा सकती है, क्योंकि हम जो डिसएडवांटेज पे थे वियतनाम बांग्लादेश वगैरह के कंपैरिजन में, वो डिसएडवांटेज चला जाएगा। डील साइंड एंड डिलीवर्ड है, मेरे ख्याल से 6 या 12 महीने में मैक्सिमम हो जाएगा। बट हमारे जो पोटेंशियल से हम मे बी 10% भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यूरोप में, बिकॉज ऑफ द अनइवन प्लेइंग फील्ड। जैसे ही ये प्लेइंग फील्ड इक्वल हो जाएगा तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन आ सकती है सेगमेंट में। ओके, फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के कोर पोर्टफोलियो में कोई ऐसा थीम जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जहां पर, बिकॉज बहुत सारे थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड्स हैं, तो कुछ एक ऐसे थीम या सेक्टर्स व्हिच इन्वेस्टर्स कैन लुक एट इन देयर पोर्टफोलियो, अ पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो? एक ही थीम में शायद कम पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है कि 3 आइटम जो है वो ब्रॉडली लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मैं कहूँगा हाई ग्रोथ सेगमेंट में आएंगे। एक तो ब्रॉडली जो फाइनेंशियल सेगमेंट है उसमें जो सेविंग्स लिंक सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑल द कैपिटल मार्केट लिंक सेगमेंट्स, लाइक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स में एक्सचेंजेस भी आ जाते हैं। वो सेगमेंट का ग्रोथ काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हाई हाई ग्रोथ रेट रह सकता है। दूसरा मैंने जैसे कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, तो उसमें जो कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ये जो कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स लिंक थी एंड इंफ्रा लिंक एंड रियल एस्टेट जो थीम है, फिजिकल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, उसमें मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा काम होगा इन द कमिंग 4, 5, 7, 10 ईयर्स। एंड थर्ड इज़ मुझे लगता है कि अभी भी जो न्यू एज कंपनीज़ हैं जो एक अलग बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्रिएट कर रही हैं सारी जो, और उसमें काफ़ी सारी लिस्टेड भी है, काफ़ी सारी लिस्टिंग होगी अब आके, उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ आ सकती है। तो या तो एक डिवर्सिफाइड फंड लें जिसमें ये सारी थीम्स है, या तो इंडिविजुअल सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं उनको एज अ थीमेटिक और सेक्टोरल फंड। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बोला कैपिटल मार्केट, हम सब उसी से बिलोंग करते हैं, तो दैट मार्केट शुड डू वेल। एंड आपने बोला न्यू एज कंपनीज, मोस्टली जो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो वैल्यूएशंस पे आता है एंड द न्यू बिजनेस मॉडल्स पे आता है, आप उसको कैसे देखते हैं? तो न्यू एज कंपनीज एक ब्रॉड थीम है, ब्रॉड टर्म है मैं कहूँगा। उसमें जो कंपनीज है वो काफ़ी यूनिक है, तो हर कंपनी का अपना अपना बिजनेस मॉडल है, हर कंपनी का अपना अपना टारगेट मार्केट है। करेक्ट। तो एक एक कंपनी है जो ट्रैवल एंड टिकटिंग कर रही है, दूसरी कंपनी जो कॉस्मेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है ऑनलाइन, तीसरी कंपनी है जो ब्रॉड बेस्ड गारमेंट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को हमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। कई जो है वो पेमेंट्स में है। तो
ये डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते इनका, तो एक ब्रॉड ब्रश मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब में एक कॉमन थीम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो इनकी जो डीएनए है, वो जो सेम फील्ड में ब्रिक एंड मॉर्टर वाली जो कंपनीज से उनकी माइंडसेट अलग होती है। करेक्ट। तो दे फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनकी माइंडसेट जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होती है। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं कि हम ब्रांच खोलेंगे, हम कस्टमर को फेस करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजेस होंगे, ऑर्डर्स देंगे। जो ऑनलाइन कंपनी है दे ओनली यूज टेक्नोलॉजी और जो जर्नी को इतना स्मूथ कर देते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स में इजी तरह से ऑनबोर्ड होकर आ जाता है विदाउट एनी फिजिकल इंटरवेंशन। तो उनकी जो बिजनेस मॉडल से काफ़ी अलग होती है। तो ये कॉमन थीम है कि दे यूज टेक्नोलॉजी फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट काइंड ऑफ एन अप्रोच। और दूसरा ही कि जो ये सेगमेंट में हमने देखा है कि जो फर्स्ट मूवर होता है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि एक बार आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑनबोर्ड कर लेते हो, चाहे वो रिटेलिंग में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में हो, चाहे वो पेमेंट्स में हो। बट एक बार आप कस्टमर आपके पास है, आपके ऐप में आ जाता है, तो उसको आप फिर क्रॉस सेल और अपसेल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस बढ़ती है, नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप क्रॉस सेल करके करते हो। और चौथा ये कि जैसे जैसे नए नए जो क्रिटिकल मास बढ़ते रहते हैं, तो नए नए सेगमेंट्स भी खुल जाते हैं। ट्रू। तो आपने देखा है कि जो पेमेंट्स कंपनी है फिर वो जाके टिकटिंग में भी जाती है, वो जाके टूरिज्म में भी जाती है, वो जाके फिर लोन्स में भी जाती है। तो इनका क्या होता है कि मार्केट भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो मार्केट भी अपने आप बढ़ती जाती है। टारगेट एड्रेसेबल मार्केट जो बोलते हैं टैम, वो अलग अलग स्टेप्स में बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, उसके कस्टमर्स तो फॉर एग्जांपल अगर विमेन कस्टमर्स हैं तो उनको फिर वो ड्रेसेस भी बेचने लगती हैं, Correct. तो मार्केट पहले आप उसको डिफाइन करेंगे कॉस्मेटिक्स कंपनी है, फिर आप उसको बोलेंगे ये जनरल मर्चेंडाइज वाली कंपनी है फॉर द फीमेल सेगमेंट। तो उस तरह से टारगेट एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि इनकी ग्रोथ पाथ होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। ओके। और वैल्यूएशन फिर हमें उस तरह से देखना पड़ेगा। आज के अर्निंग्स पे अगर हम उसको वैल्यू करना चाहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ओवरऑल अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको वैल्यूएशन कैसा लग रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और एनी मार्केट कैप जहाँ पर आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एंड स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। सर्टनली। तो सबसे पहले तो कहूँगा कि अगर आपको वैल्यूएशन में अट्रैक्टिवनेस चाहिए, आप वैल्यूएशन फर्स्ट हैं, तो शायद लार्ज कैप्स में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट उसमें फिर क्या होगा कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी लिमिटेड है। तो फॉर एग्जांपल अगले 2 साल की हम बात करें, प्रोजेक्शंस करें कि कितना प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, तो जो लार्ज कैप्स हैं उनका प्रॉफिट ग्रोथ शायद 10% के आजू-बाजू अप्रॉक्सीमेटली आएगा। जो मिड कैप्स हैं उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीबन 25 से 30% भी आ सकता है। स्मॉल कैप्स के भी 15 टू 20% की प्रॉफिट ग्रोथ की बात होती है। तो वैल्यूएशन जब आप देखते हैं तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। तो खाली सिर्फ अगर हम पीई देखेंगे तो शायद आपको लार्ज कैप का पीई कम दिखेगा, मिड कैप का पीई हाई लगेगा। लेकिन आप उसको ग्रोथ से कंपेयर करोगे तो फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो माइंडसेट है वो क्या है। अगर हम ग्रोथ बायस्ड हैं तो शायद मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। और स्पेसिफिकली स्मॉल कैप है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। उसमें क्या है कि मार्केट में टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप हो गए, करेक्ट। उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 150 स्टॉक्स आर मिड कैप्स। लेकिन उसके बाद कम से कम 800-900 स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं, और इसमें चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज और मिड में आपको 100-150 स्टॉक में सिलेक्शन आती है, लेकिन स्मॉल कैप की जो है वो बॉटम ऑफ स्टॉक सिलेक्शन में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे चाहे हम इंडेक्स लेवल पे देखें तो चलो लगता है कि मिड कैप जितना ही ग्रोथ है मिड कैप से थोड़ा कम ग्रोथ है, लेकिन अगर हम कंपनी में कंपनी देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। तो फिर वो एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग अप्रोच करना पड़ेगा। तो अगेन स्टॉक पिकिंग में आपको स्किल चाहिए, रिस्क भी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी, बट लेकिन फिर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी वहाँ बढ़ जाती है। तो आप अपना रिस्क एपेटाइट देखें, आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखें। आपको अगर लॉन्ग टर्म के वॉलिटिलिटी बेयर करके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स करने तो शायद स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। ओके। आपको लगता है कि नहीं हमें एस्टैब्लिश्ड कंपनी हाई ग्रोथ में करनी है तो मिड कैप में जाइए, और आपको सेफ्टी चाहिए तो लार्ज कैप में जाइए। 7-8% काइंड ऑफ अ ग्रोथ वी आर सीइंग, स्टेबल मैक्रोज है, बहुत ही प्रूडेंट जो फिस्कल अप्रोच अभी हमने जो बजट में देखा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एफआईआईज क्यों नहीं आ रहे हैं इंडिया में?
इसके मैं कहूँगा 3-4 मेन रीजंस मैं कहूँगा ये है। एक तो 1 डेढ़ साल पहले हमारा जो परफॉर्मेंस था, इफ़ यू लुक बैक कि 2024-25 तक अगर देखें तो पिछले साल का 5 ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट फ्रॉम 2020 टू 2024-25। करेक्ट। तो एक स्टेलर हमने रन मिला था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारी कैटेगरीज में इंडिया वाज अ स्टार परफॉर्मर। शायद नैस्डैक ही वो दूसरा मार्केट था जो इंडिया के कंपैरिजन में था इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो एक स्टेलर परफॉर्मेंस की वजह से क्या हुआ, थोड़ा ओवरशूट भी हो गया था वैल्यूएशंस का। एंड बाकी जो कंट्रीज थी उनकी मार्केट इतनी नहीं चली, तो इंडिया उनके कंपैरिजन में बेटर था, सॉरी एक्सपेंसिव हो गया था। सो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद ये ट्रम्प साहब ने इंडिया को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दी, सबसे ज़्यादा टैरिफ्स इंडिया पे लगाए इवन कंपेयर टू चाइना। तो अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, लंदन में बैठा हूँ, और माय प्रेसिडेंट इज टॉकिंग बैड अबाउट सम कंट्री, तो एक रिस्क एपिटाइट थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से एलोकेशन कम हो गया। और तीसरा ये हुआ कि बिकॉज इंडिया हैड डन सो वेल, मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स ग्लोबली वेर ओवरवेट ऑन इंडिया। पहले से इंडिया की वेट ज़्यादा थी। उसमें क्या हुआ, एक तो आप ओवरवेट थे, प्लस ये अनसर्टेनिटी आ गई, और सबसे बड़ा क्या हुआ कि जो एआई की थीम है वो चलने लगी। तो एआई की थीम में या तो यूएस है, और या तो फिर सेमीकंडक्टर वाली प्लेस हैं जो जहाँ पे ताइवान, कोरिया, जापान आ जाती है। दूसरा ये भी हुआ कि चाइना ने भी एआई में अपना प्रोग्रेस दिखाया, डीप सीक वगैरह जो डेमोन्स्ट्रेट करके। Recently. तो क्या हुआ, सारी अटेंशन वहाँ चली गई, और लोगों को वहाँ पैसा डालना था। अब पैसा डालोगे कैसे, जहाँ ओवरवेट हो वहाँ से निकाल के Underweight. अंडरवेट में डालेंगे। और चाइना में लोग टिपिकली अंडरवेट ही रहते थे, ताइवान, कोरिया में भी अंडरवेट रहते थे, क्योंकि इंडिया वाज ग्रोइंग फास्टर इन एनी केस। अभी भी जीडीपी अगर देखें तो इंडिया की फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन टेक सेक्टर में, एआई में खास करके हमारी प्रेजेंस कम थी। तो वहाँ से इंडिया से पैसे निकाल के अदर कंट्रीज में गया। तो इसका रिवर्सल तो तभी होगा कि एआई की जो हाइप है वो थोड़ी कम होए, एंड प्लस अगर ट्रेड डील हो जाती है यूएस के साथ, मुझे लगता है होपफुली जल्दी हो जाएगी, तो अगेन जो थोड़ा आउट ऑफ फेवर था इंडिया, वो वापस आ सकता है। मेरे ख्याल से ट्रेड डील के पहले, एआई के पहले भी हम 6-7% पे ग्रो करते थे, उसके बाद भी हम 6-7% ग्रो कर रहे हैं, तो वो स्टोरी तो चेंज नहीं है। तो इंडिया एज अ लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो स्टेटस है हमारा रिलेटिवली, वो तो चेंज नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट वैल्यूएशंस एंड एआई की एंड ऑल दिस जियोपॉलिटिक्स की वजह से एक साल हम, मैं कहूँगा, साइडलाइन में रह गए। बट आई डोंट थिंक इट्स अ परमानेंट सिचुएशन। Okay, interesting. May quickly, if I would like to ask you, एक कोई policy parameter जो आप यहाँ से follow करेंगे for 2026, वो कौन सा parameter होगा? इवेंट या ट्रिगर आप बोल रहे हो मार्केट Yes, के लिए? market. मेरे ख्याल से जैसे मेरे को वैल्यूएशन ठीक चल रहा है, ग्रोथ ठीक चल रही है, तो वो सब तो गिवन है, बजट भी क्रेडिबल है। तो सबसे बड़ी अब नेक्स्ट ट्रिगर होगी मेरे ख्याल से यूएस की ट्रेड डील। वो अगर हो जाती है तो एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट बूस्ट हो सकता है मार्केट को। Okay, interesting. A last question, your take on, or you can suggest what you would like to suggest to clients, or actionable point from the client's point of view, how they should build their portfolio at this point in time. श्योर। तो मैं कहूँगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टेड रहें। अगर आपको फ्रेश पैसा डालना है तो मैं कहूँगा एक साथ लंप सम ना करें, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, वॉलेटिलिटी है मार्केट में। हमने देखा ग्लोबली कमोडिटीज़ में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, करेंसीज में भी वॉलेटिलिटी है। तो एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स प्लस एंड माइनस। तो बट दैट इज द वे इट इज। सो गिवन दैट वॉलेटिलिटी अभी भी है, तो लमसम ना करें, मेरे ख्याल से एसटीपी या स्टैगर्ड करके इन्वेस्ट करें फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो दैट्स वन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहूँगा कि जो जब जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म होती है, तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है कि हमें यूएस में पैसा डाल देना चाहिए, सारा गोल्ड में डाल देना चाहिए, सिल्वर में डाल देना चाहिए, उस तरह की माहौल बन रही है। वो गलती ना करें। यू कैन नॉट चेज मोमेंटम, यू हैव टू टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू ऑन द एसेट क्लास, ऑन द कंट्री। और हमने देखा है कि एक साल से सपोज चाइना ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन उसके 20 साल पहले तक चाइना ने रिटर्न्स नहीं दिए है। तो मोमेंटम चेजिंग इज़ वेरी डेंजरस। हमारी जो कन्विक्शन है इंडिया में, वो तो बरकरार रखनी है। इंडिया इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, इन डॉलर टर्म्स, नॉट ओनली इन रूपी टर्म्स। तो वो जो है वो एसेट एलोकेशन, रेगुलर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड अ लॉन्ग टर्म व्यू, मेरे ख्याल से ये लेके चलना चाहिए। Okay, आपने चाइना बोला,
कहीं ना कहीं बिकॉज म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के पास चाइना फंड में इन्वेस्ट करने का, आपको लगता है इज दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी? देखिए, हर चीज़ की एक जगह होती है। चाइना क्यों, टेक में भी थोड़ा डालना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा डालना चाहिए, बट कितना, दैट इज़ द क्वेश्चन। आप 50% तो नहीं डाल सकते, राइट, बिकॉज आपकी इतनी नॉलेज नहीं है, आपकी इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं है। राइट। सो आपके रिस्क एपेटाइट की एक प्रूडेंट टारगेट लेके पोर्टफोलियो को हमेशा डिवर्सिफाई करना चाहिए। Okay. Thank you, Mihir. Thank you for giving us insights on budget and the investors' point of view, what they can do it. Thanks for Thank you so inviting me. much.